हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल 7 एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट चैप्टर के नीमी क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यू पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यह वीडियो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगी और हर चैप्टर का एमसीक्यू सेपरेटली अपलोड करूँगी ताकि आप अपना प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सको। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट चैप्टर का पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। मैं वीडियो को छोटा रख रही हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सको और समझ सको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ आंसर ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉड्यूल 7 पार्ट 1 में हम 173 तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम 174 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? What is the name of the triangle used in resistor इंडक्टर इन एसी सर्किट? एसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इम्पीडेंस को एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाया जाता है, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। पावर ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, करंट ट्रायंगल एंड इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, करंट ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मीटर इज यूज टू फाइंड द एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स? रेजिस्टर का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कौन सा मीटर यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन ए है एमीटर। एमीटर हम करंट मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेज़र करने के लिए। ओम मीटर रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और वाट मीटर पावर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट? ये सर्किट का इम्पीडेंस कितना है? तो इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए हमें इम्पीडेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है Z इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जेड क्या है? इम्पीडेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस एंड एक्स है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर कितना है? 30 लिखेंगे प्लस एक्स कितना है? 40। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर है, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 इक्वल टू रूट ऑफ 1600 प्लस 900। 1600 प्लस 900 कितना होगा? 2500। और 2500 का स्क्वायर रूट कितना है? 50। और इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। बट यहाँ पे ऑप्शन वाट में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 वाट। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बॉन्ड रिले कॉन्टैक्ट्स? रिले कॉन्टैक्ट्स के जलने का मेन रीज़न क्या है? तो ऑप्शन है लो कॉन्टैक्ट करंट, कम कॉन्टैक्ट करंट होना। कम कॉन्टैक्ट करंट में बर्न नहीं होता। एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करंट होना। चैटर ड्यूरिंग ए स्लो रिलीज। चैटर ड्यूरिंग ए स्लो रिलीज मतलब स्लो रिलीज के टाइम रिले का वाइब्रेट करना या टक टक साउंड करना। एक्सेसिव नंबर ऑफ ऑपरेशन मतलब बहुत ज़्यादा काम होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच कंडीशन द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द लो वोल्टेज लैम्प इज मेजर्ड यूजिंग ओम्स लॉ? मतलब लैम्प का कोल्ड रेजिस्टेंस कब मेज़र करना चाहिए? तो देखिए, कोल्ड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि लैम्प, बल्ब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं, तब उसका रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है। तो देखिए, कोल्ड कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है 100 ओम और हॉट कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 1000 ओम। ऑप्शन देखते हैं। लैम्प इज ऑन एट 100 डिग्री सेल्सियस, लैम्प इज ऑन एट 320 डिग्री सेल्सियस एंड लैम्प इज ऑन एट 400 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, लैम्प इज ऑफ एट रूम टेम्परेचर। लैम्प ऑफ होता है रूम टेम्परेचर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस इन मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस का रिजल्ट क्या है?
हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस वो एनर्जी लॉस है जो मैग्नेटिक मटेरियल में तब होती है जब हम कॉन्स्टेंटली उन्हें मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, बैक ईएमएफ इंक्रीजेस। बैक ईएमएफ का हिस्टेरिसिस लॉस से डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता। ऑप्शन बी है, ईडी करंट डिक्रीजेस। ईडी करंट अलग टाइप का एक लॉस है। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन डी है, एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। हिस्टेरिसिस लॉस डायरेक्टली एनर्जी लॉस है जो हीट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विथ ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ओपन हो तो प्राइमरी में वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, वोल्टेज लेग्स करंट बाय 45 डिग्री। लेग्स एंड लीड का मतलब होता है, लेग मतलब पीछे या लेट होना या डिले होना, और लीड का मतलब होता है आगे रहना या फास्ट या फिर ईयरली होना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, वोल्टेज लेग करंट बाय 45 डिग्री। वोल्टेज करंट से 45 डिग्री लेट या डिले कर रहा है। ऑप्शन बी है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री डिले कर रहा है। और वोल्टेज ऑप्शन सी है, वोल्टेज करंट से 45 डिग्री आगे है। ऑप्शन डी, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करंट लेग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री डिले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर। ये जो कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर का कलर है, इसका वैल्यू क्या है? तो देखिए, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को कलर कोडिंग पता होना चाहिए रजिस्टर का। तो मैं पहले पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ कैसे रजिस्टर का कलर कोडिंग निकालेंगे। मतलब जो शॉर्ट ट्रिक था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। जब भी हम रजिस्टर का वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को हम सेम लिखते हैं। जो यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज है, जो भी इसका कलर कोडिंग वैल्यू होगा हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। और रेड जो होता है वो मल्टीप्लायर है, तो 10 टू दी पावर में उसका वैल्यू लिखेंगे। ये पावर में रेड का वैल्यू लिखेंगे। और सिल्वर एक टॉलरेंस है, जो टॉलरेंस सिल्वर का कितना होता है, +-10%। तो यहाँ पे ऑरेंज का वैल्यू कितना है कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग? 3। और फिर ऑरेंज है तो 3 इंटू मल्टीप्लायर 10 टू द पावर, रेड का वैल्यू कितना है 2, तो 10 टू द पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 33 इंटू 10 टू द पावर 2 को, तो कितना होगा 33 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 100। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3300 ओम। बट यहाँ पे आंसर कितना में है, वाट में है, तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, 330 वाट। व्हाट इज़ द वोल्टेज और V2 ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R2। मतलब इस सर्किट में जो R2 है वहाँ V2 कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो देखिए यहाँ जैसे हम सर्किट में देख पा रहे हैं, B1 कितना है 120 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है R1 में 120 ही होगा। बट यहाँ से वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो अब वोल्टेज डिवाइड होगा, 2 पॉइंट में डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, 120 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 पॉइंट में ये डिवाइड हो रहा है। तो 120/2 करेंगे तो कितना होगा, इक्वल टू 60 वोल्ट। तो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है R2 में 60 और R3 में भी 60। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 60 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर का पर्पस क्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, कपलिंग। कपलिंग मतलब दो सर्किट को कनेक्ट करना, दो सर्किट को कनेक्ट करना, उसी को हम कपलिंग कहते हैं। और फिल्टरिंग, फिल्टरिंग का मतलब है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रिमूव करना। और डीकपलिंग का मतलब, जैसे कि कपलिंग में हम क्या कर रहे थे, दो सर्किट को कनेक्ट कर रहे थे। अब हम डीकपलिंग में क्या करेंगे, दो सर्किट जो कनेक्ट था उसको सेपरेट करेंगे, उसी को हम डीकपलिंग कहते हैं। और फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर है। जैसे कि अब एक रेडियो रिसीवर में जब हम एक पर्टिकुलर स्टेशन को सुनना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को भी सेट करना पड़ेगा। तो वही फ्रीक्वेंसी को कौन सिलेक्ट करता है, फाइन ट्यूनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइन ट्यूनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 10 ohms एंड 20 ohms कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, 10 ohms एंड 20 ohms, एंड इसका रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करना है। 10 ohm और R2
20 ओम। तो ऐसे पैरेलल में इसका डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले क्या हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है ये 1/R टोटल इक्वल टू आर टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके नंबर ऑफ आर्स आप ले सकते हैं। आप सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना चाहते हैं आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मैं R1 और R2 सिर्फ लूँगी। ओके, तो अब हम वैल्यू देखते हैं। R1 कितना है 1/10 प्लस R2 कितना है 1/20। 10 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 20। अब 20 को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू ये जो 1 है इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 20 को 20 के साथ डिवाइड करोगे, 20 को 20 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 इंटू ये 1 है इसको लिखेंगे, ये वाला 1 लिखी। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 3/20 होगा। अब जो ये फाइनल वैल्यू आया 3/20, अब हम इसको रिवर्स में लिखेंगे, जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब 20/3। पैरेलल में जो फाइनल रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है उसके बाद हम उसको ऑपोजिट जस्ट लिखते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर करेंगे और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखेंगे। हम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 6.666 ओम आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 6.66 ओम। ओके, तो हम ऐसे रेजिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ 2 इंडक्टर्स 10 हेनरी एंड 15 हेनरी ऑफ द कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जुड़े 2 इंडक्टर्स 10 हेनरी और 15 हेनरी का टोटल इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए हम कैसे सर्किट डायग्राम कैसा होगा पहले देखते हैं। पहले हम देखेंगे सीरीज में अगर 10 हेनरी और 15 हेनरी 2 इंडक्टर है तो उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए, पहला है ये एक इंडक्टर का सिंबल ऐसे होता है, राइट, और ये एक इंडक्टर, ये दोनों इंडक्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। L1 है, ये L2। इंडक्टर को हम कौन से लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है L। अब वैल्यू क्या था L1 का 10 हेनरी और L2 का 15 हेनरी। ओके, सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगा। इंडक्टर ये L1 है, ये L2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सीरीज में इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीरीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे आप सीरीज का इंडक्टेंस वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, L टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 कितना था 10 हेनरी प्लस L2 कितना था 15 हेनरी। आंसर कितना होगा 10 प्लस 15 25 हेनरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पावर डिसिपेट इफ 10 मिली एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए 10 के ओम रेजिस्टर। अगर 10 मिली एम्पियर करंट 10 के ओम रेजिस्टर से फ्लो करे तो कितना पावर डिसिपेट होगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले हम देखते हैं यहाँ पे डाटा क्या क्या है। तो हम लोग को फाइंड करना है क्या, P फाइंड करना है, I कितना है 10 मिली एम्पियर, ओके, और रेजिस्टेंस कितना है 10 के
ओम। अब ये जो 10 मिली एम्पियर है, हम इसको एम्पियर में कैसे लिखेंगे? 10 बाई मिली एम्पियर मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे -3 को हम 1000 10 बाई 1000 लिखेंगे। अब कितना आंसर आएगा? 0.01। ओके, ये एम्पियर में 10 मिली एम्पियर को जब हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा 0.01। अब हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। I कितना था? अब हम फाइंड किए ना 0.01, बट यहाँ पे आई स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस R कितना था? 10 के मतलब कितना? 1000। 10 प्लस 1000, 10 इंटू 1000 कितना होगा? 10,000। अब हम इसको फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 0.01 का स्क्वायर कितना होता है? 0.001 इंटू 1 वाट। वाट में यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ? पावर का यूनिट क्या है? वाट। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 वाट। बट यहाँ पे हम लोग को मिली वाट में आंसर देना है। तो मिली वाट में क्या होगा? 10,000 मिली वाट। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे 10,000 मिली वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट और I3 यूजिंग किर्चॉफ्स करंट लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या है? एट एनी जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स इज 0। मतलब किसी भी जंक्शन पे या नोड पर जितना करंट आता है उतना ही करंट वहाँ से निकल जाता है। मतलब जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। ये जो आप एरो देख रहे हैं I1 और I2 का, ये इनकमिंग करंट है, और आउटगोइंग का ये सिंबल, ये वाला एरो होता है आउटगोइंग के लिए। तो ये I3 जो है ये आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो इनकमिंग करंट होता है उसको हम ऐड करते हैं और जो आउटगोइंग करंट होता है उसको हम माइनस करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन कौन सा है? I1 और I2। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 5 एम्पियर। किर्चॉफ्स लॉ का मतलब क्या है? जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर भी जाएगा। तो अब करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर और 3 एम्पियर कितना हुआ? 5 एम्पियर। अब यहाँ पे आउटगोइंग I3, बाहर कितना जाएगा करंट? इनकमिंग अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर आउटगोइंग भी होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन नियर बाई कॉइल। मतलब अगर एक कॉइल में करंट बदलता है तो पास वाली कॉइल में भी ईएमएफ और वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम कॉज्ड फॉर सेबर पीटिंग इन रिलेज। मतलब रिले का कॉन्टैक्ट्स में पीटिंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? तो देखिए, पीटिंग का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस टूटना, डैमेज होना या छोटा-छोटा गड्ढा हो जाना सरफेस पे, तो उसी को हम पीटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन क्या है? लो कॉन्टैक्ट करंट। कम कॉन्टैक्ट करंट में पीटिंग नहीं होता है। एक्सेसिव, ऑप्शन बी एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। एक्सेसिव कॉन्टैक्ट, जब ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट करंट है तो ज़्यादा स्पार्क होगा, तो उसी से ही पीटिंग होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड बिलो द रेटेड वोल्टेज। मतलब रेटेड वोल्टेज से नीचे ऑपरेट ट्रांसफार्मर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जितना उसका रेटेड वोल्टेज है उसके नीचे वोल्टेज, मतलब उससे कम वोल्टेज में अगर ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑप्शन ए है बर्न आउट वाइंडिंग्स, वाइंडिंग्स जल जाना, या फिर लीड्स टू इंटर वाइंडिंग लीकेज, डिफरेंट 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 वाइंडिंग्स के बीच करंट लीक होना, या फिर ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर हीटेड अप एक्सेसिवली। तो ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा गर्म होना, या फिर डिलीवर्स रिड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब कम सेकेंडरी वोल्टेज डिलीवर करना, कम सेकेंडरी वोल्टेज देना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, डिलीवर्स रिड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल पैनल। इलेक्ट्रिकल पैनल में वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स का पर्पस क्या है। ऑप्शन ए फास्ट स्विचिंग, ऑप्शन बी स्लो स्विचिंग, ऑप्शन सी पैकेट स्विचिंग एंड ऑप्शन डी मीडियम स्विचिंग। तो ये फास्ट स्विचिंग के लिए यूज होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फास्ट स्विचिंग। जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करने के लिए ये वैक्यूम कॉन्टैक्टर में हम फास्ट स्विचिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर द यूज ऑफ कॉन्टैक्टर्स इन कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में कॉन्टैक्टर्स यूज करने का रीजन क्या है। तो ऑप्शन क्या है, सप्लाई पावर टू लोड्स, लोड को पावर सप्लाई करना, टू इंक्रीज लोड करंट को बढ़ाना, टू डिक्रीज लोड करंट को कम करना, टू प्रोटेक्ट द लोड फ्रॉम आर्किंग, लोड को आर्किंग से बचाना। तो आर्किंग का मतलब क्या होता है, जो स्पार्क होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको हम आर्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द लोड फ्रॉम द आर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड एज थिन लेमिनेशन। ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़ों के रूप में क्यों बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है टू मिनिमाइज ईडी करंट लॉसेस, ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, टू इंक्रीज द हिस्टैरिसीस लॉस को हम बढ़ाने के लिए, टू मिनिमाइज ईडी करंट लॉसेस, टू मैक्सिमाइज ईडी करंट लॉसेस को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज कोर सैचुरेशन लॉसेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू मिनिमाइज ईडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द रिले कॉजेस मोस्ट ट्रबल। रिले का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनता है। तो देखिए ऑप्शन ए है हिंग्स, ऑप्शन बी रिले कोयल, ऑप्शन सी रिले कॉन्टैक्ट्स एंड ऑप्शन डी फ्रेम एंड कोर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिले कॉन्टैक्ट्स। जो रिले कॉन्टैक्ट्स है यही सबसे ज़्यादा आर्किंग, पीटिंग और बर्निंग का कारण बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मॉड्यूल 7 का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिपल फिल्टर सर्किट इज यूज्ड फॉर लार्ज लोड करंट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, एलसी फिल्टर। एलसी क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो ये मीडियम करंट के लिए यूज होता है। आरसी फिल्टर क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन करके ये सर्किट बनता है और ये लो करंट के लिए यूज होता है। अब ये इंडक्टर इनपुट फिल्टर, ये हेवी लोड के लिए यूज होता है, ये हेवी लोड के लिए बेस्ट है। और ऑप्शन डी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, ये लाइट लोड के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इंडक्टर इनपुट फिल्टर। तो ये था हमारा 195 लास्ट क्वेश्चन मॉड्यूल 7 का। मॉड्यूल 7 पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ख़त्म हो चुका है। और आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो मैं टेलीग्राम पर क्विज करवाती हूँ रोज़ शाम 6 बजे। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट।